मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल सिस्टम उत्तर प्रदेश, और इसकी एक कक्षा हो चुकी है जिसमें हमने कुछ चीज़ों का बेसिक जाना था जो हमने कल देखा था। यदि हम बेसिक की बात करें तो हमने कल कुछ चीज़ें देखी थी उसको कि एक यानी गवर्नेंस के हमने देखे थे कि 3 पिलर होते हैं। एक पिलर जो मैंने बताया था आपको लेजिस्लेचर, वो यूनियन लेवल पर मैंने बताया था पार्लियामेंट है, और स्टेट लेवल पर मैंने बताया था कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है। फिर इसी प्रकार यदि मैंने बात की थी एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव में मैंने ये बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव है तो वो यूनियन लेवल पर मिलेगी, तो उसे यूनियन लेवल पर देखा था। फिर हमने उसे कहाँ देखा था? स्टेट लेवल पर देखा था। इसी प्रकार हमने जुडिशरी देखी थी, तो यूनियन लेवल पर हमने जुडिशरी देखी थी तो वो सुप्रीम कोर्ट था, और स्टेट लेवल पर जुडिशरी की बात करें तो हमने देखी थी तो वो हाई कोर्ट था। क्या था? हाई कोर्ट था। लेकिन ये जो है ना पूरा इंटीग्रेटेड वे में काम करता है। ठीक है ना, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें हम लोग जान चुके थे। और तो हम बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश की राजनीतिक यानी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमने क्या बताया था कि उत्तर प्रदेश जो है ना, जो विधानसभा है, क्या है? उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वो कैसी है? यानी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो बाईकैमरलिज्म है। क्या है? बाईकैमरलिज्म, जिसे क्या बोलते हैं हम? द्विसदनात्मक। क्या है? द्विसदनात्मक। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना के बारे में बात करें तो इसमें विधानमंडल में कौन कौन मिलेगा? देखो, कल मैंने बताया था आपको कि कौन कौन मिलेगा। तो इसमें राज्यपाल मिलेगा, और राज्यपाल और विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल के अंग होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार। यानी राज्यों में विधानमंडलों का जो सृजन और गठन की बात की गई है वो आर्टिकल किसके अंदर बात की गई है? वो बात की गई 168 के तहत। ठीक है। और हमने कल देखा था कि हमारे भारत में कितने ऐसे राज्य हैं, यानी 22 राज्य मैंने आपको बताए थे कि 22 राज्य ऐसे हैं जिनके पास कैसा, यानी एक सदनी, कैसी? एक सदनी यानी व्यवस्था है। और बाकी जो 6 राज्य है ना, 6 राज्यों में कैसी द्विसदनी व्यवस्था है। तो वे कौन कौन से राज्य हैं वो देखो, यानी मैंने बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य हैं। यानी इन 6 राज्यों में हमारा उत्तर प्रदेश भी है जिसमें लेजिस्लेचर क्या है? काउंसिल है। ठीक है ना। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन के बारे में तो इसकी बात की जाती है अनुच्छेद कितने? 171 में विधान परिषद के गठन का क्या है? प्रावधान की बात की गई है। कि अब देखो, मैंने कल ये भी बताया था कि इसके गठन के बारे में क्या होता है। 169 में इसके प्रोसीजर के बारे में बात की गई है कि इसका गठन और समापन क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था कल? ये बताया था कि यदि कोई राज्य अपने लिए क्या बनवाना चाहता है, यदि वो चाहता है कि हमारे राज्य में क्या हो? विधान परिषद हो। क्या हो? विधानसभा के साथ साथ क्या हो? विधान परिषद हो। तो उस राज्य को क्या करना पड़ता है? एक विशेष बहुमत से इसके लिए एक बहुमत पारित करना पड़ता है। वो बहुमत पारित करके ये कहाँ ले जाते हैं? वो भेजा जाता है संसद के पास। संसद के दोनों सदनों में इसे क्या करते हैं? यानी साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है। सेम इसका इसी प्रोसीजर से क्या होता है? उसका गठन होता है, और सेम इसी प्रोसीजर से उसका क्या होता? समापन होता है। ठीक है ना। तो हमने अनुच्छेद 100 इसकी बात हमने कल कर चुके थे। देखो, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1900 कब हुआ था? 37 में किया गया था। इसे उच्च सदन भी बोलते, क्या बोलते? उच्च सदन भी बोलते हैं।
ठीक है। और आपको हमने इसके स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया था कि मिनिमम स्ट्रेंथ इसकी कितनी होगी, वो होगी कितनी, मिनिमम स्ट्रेंथ होगी इसकी कितनी, 40। यानी स्ट्रेंथ बोलें तो सदस्यों की संख्या, क्या, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या के बारे में यदि हमने बात की थी तो यानी मिनिमम जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, मिनिमम जो होगी वो मिलेगी आपकी कितनी, वो मिलेगी आपकी 40। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो विधानसभा का कितना, 1/3, क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों का कितना, 1/3, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें मैं शायद कल बता चुका था। इसको क्या बोलते हैं हम, विधान परिषद को, विधान परिषद को बोला जाता उच्च सदन, वरिष्ठ सदन बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं, ठीक है ना। इसे इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज हो गई है। अगली चीज है तो एक सदस्य, और अगर देखो यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य होना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था। इसका फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसकी जो आयु है ना वो कितनी हो जाना चाहिए, वो होना चाहिए कितनी, यानी 30 वर्ष का आयु होना चाहिए। उसे राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। उसे कहीं ये वोट डालता हो, क्या हो, वोट डालता हो, ठीक है ना। ये बात की जा रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद देखोगे तो यानी हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो हमने विधान परिषद के कार्यकाल की बात की थी। तो देखो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है ना वो एक स्थायी सदन है, क्या है, एक स्थायी सदन है। वो कभी भंग नहीं होता है, तो भंग नहीं होगा तो उसका कार्यकाल नहीं होगा। केवल किसका कार्यकाल होगा, उसके सदस्यों का कार्यकाल होगा, ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल होगा। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, वो टेन्योर बताया था मैंने कल भी, कितना होता है, 6 वर्ष होता है, क्या होता, 6 वर्ष होता है। अब देखोगे तो इसके जो 1/3 मेंबर है ना प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते, जिसे क्या बोलते, रिटायर्ड हो जाते हैं। यह एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 172 के 2 में, ठीक है। संरचना की बात करें तो संरचना में देखो मैंने क्या बताया था, इसमें कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होना चाहिए, वो होना चाहिए 40। और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, वो हो सकती है आपकी 1/3, यानी कुल विधानसभा की सीटों का कितना, 1/3। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 4 राजनीतिक पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो 3-3 बार विधान परिषद के क्या बने, सभापति बने हैं। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सभापति ऐसे हैं जो यानी 3 बार या 2 बार से अधिक क्या बने हैं, या विधान परिषद के सभापति। तो ध्यान रखिए, एक है दरबारी लाल शर्मा, ठीक है, और दूसरे हैं वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, और तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है शिव प्रसाद गुप्त, और एक है जिनका नाम है नित्यानंद स्वामी, ठीक है। कुछ जो फोटो मिल गए हैं उनके डाल दिए, कुछ जिनके फोटो नहीं, टाइम टेकिंग रहता है तो इसे छोड़ दिया गया। अब यदि हम बात करें कि विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो ये हैं चंद्रभान, क्या है, ये है चंद्रभान। आपका काम है आपको सर्च करके बताना है, सर्च करके, या आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में यानी उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर काउंसिल के सभापति कौन है, ठीक है। ये चीज आपको बतानी है, ठीक। तो हमने इसकी कुछ योग्यताएं बता दी, ठीक है। अब हम बात करें, अब देखो हमने कुछ इसके बारे में कल हमने निर्हरताएं, इसे बोलते अयोग्यताएं। अयोग्यताओं के बाद एक कुछ होती हैं, इन्हीं को बोला जाता है, अगर हिंदी भाषा में और लिख के आएगा तो अर्हताएं,
ठीक है, इसी को बोले तो डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालीफाई इन्हें किस आधार पे किया जा सकता है कि देखो, इन्हें डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है किस आधार पर, जैसे कोई लेजिस्लेचर असेंबली का क्या है, जैसे बोले लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई सदस्य है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का यदि कोई सदस्य है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन यदि हमें देखना है तो कैसे देख सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन, अब डिस्क्वालीफाई इसे देखा जाए तो एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी एक संवैधानिक तौर पर इसे हटाया जा सकता है, और दूसरा होता है वैधानिक। क्या होता? वैधानिक, यानी लॉ के द्वारा। जैसे कल मैंने आपको बताई थी संविधान के कि भैया ये व्यक्ति, संविधान में देखो यहाँ लिखा गया है कि कोई व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? हु आर द नॉट अनसाउंड माइंड। ठीक है, वो उसे पागल नहीं होना चाहिए। दूसरी क्या बात थी कि उसे दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि हु आर नॉट ऑक्युपाइड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उसे क्या है, लाभ के पद पर क्या नहीं होना चाहिए, आसीन नहीं होना चाहिए। तो इसे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हम, देखो डिस्क्वालिफिकेशन में क्या लिख सकते, जैसे कि उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसे पागल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पागल नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर क्या नहीं होना चाहिए, आसीन नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। दोहरी नागरिक, यानी वो बोले तो कि इसे, जैसे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नागरिक नहीं होने पर, नहीं होने पर भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी देश की क्या कोई नागरिकता यदि हासिल कर लेता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये क्या है, अगर ये तो है उसकी डिस्क्वालीफाई, और एक चीज और होना चाहिए, जैसे कि जैसे अब शेड्यूल्ड की बात करें तो संविधान के अगर 10th शेड्यूल की बात करें तो उसकी में बात की जाती है, जैसे ये बोलते एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बोलते? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोध कानून के तहत। ठीक है, यदि देखो, आप देखोगे एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, यानी 10th शेड्यूल की बात की जा रही है, तो 10th शेड्यूल में हटाने की बात जो की जाती वो है, काय की बात की जा रही है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो आया था कब आया था, वो आया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी, और एक केस है पंजाब का आया राम गया राम का। ठीक है, इस व्यक्ति ने एक दिन में कितनी बार, 3 बार दल बदला था। इन सब चीजों को रोकने के लिए एक कानून आया था जिसे बोलते एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कौन से संविधान के तहत जोड़ी गई थी? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में जोड़ा गया था। इसमें ये बात की गई थी कि जो व्यक्ति, जैसे अभी देखो, जैसे कोई व्यक्ति भाजपा से चुन के आया तो वो भाजपा से चुन के आ गया,
तो वो जाके क्या है कि दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकता। यदि वो भाजपा से आया तो भाजपा ही में रहेगा, उसके क्योंकि वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा? अब देखो दूसरा ये है कि एक वो होता है कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा, क्या है, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन लड़ने के बाद वो किसी भी व्यक्ति से कोalition नहीं यानी अपना समर्थन दे सकता है, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि मैं इसके साथ हूँ। इसके साथ तो वो हो सकता है क्योंकि उसे मंत्री पद इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। और यदि वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, जैसे अभी उसने चुनाव लड़ा फिर वो बोले कि मैं इनके साथ मिलके चुनाव लड़ रहा हूँ, वो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरी और तीसरी बात ये है कि अगर कितने देखो 2/3 मेंबर यदि रिजाइन दे रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, तो इसका मतलब उनके पास क्या है, बहुमत वो दे सकते हैं। उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करता। समझ में आ रहा ये चीज? अब देखो ये तो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है। कुछ है वैधानिक, क्या है, कुछ है वैधानिक, लीगल। और लीगल क्या है, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट 1951, जिसे बोलते हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। इसमें बात की गई है कि इसमें बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जातिवाद को बढ़ावा देता हो, ठीक है, और क्या नहीं क्या करता हो, जातिवाद को बढ़ाने के साथ साथ सती प्रथा जो प्रीमेटिव जो चीजें थी ना उनको बढ़ावा ना देता हो, जैसे सती प्रथा हो गई, दहेज को, मॉब लिंचिंग को, इन जैसी चीजों को क्या नहीं देता हो, वो बढ़ावा ना देता हो। अगर वो व्यक्ति इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहा है तो क्या यानी वो नुकसानदायक व्यक्ति है। कैसा है, वो नुकसानदायक व्यक्ति है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या क्या नहीं होना चाहिए कि जिसकी और कोई वो व्यक्ति 2 साल से अधिक कारावास में नहीं गया हो, कितने, 2 वर्ष से अधिक तक क्या ना गया हो, कारावास में, और उस पर कोई दहेज, छुआछूत छूत और जैसे छुआछूत हो गए, दहेज हो गया, जाति प्रथा हो गई, उस पर कोई SC/ST एक्ट के तहत कोई मुकदमा ना लिखा गया हो। समझ में आ रहा? इन सारी चीजों को, जैसे सती प्रथा और इसी में दुनिया भर की चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं ना उनको प्रोपोगेट ना करता हो, उनको क्या नहीं देता हो, बढ़ावा ना देता हो। ये केवल लेजिस्लेचर काउंसिल मेंबर की बात नहीं हो रही है, ये जो लेजिस्लेचर काउंसिल के जो मेंबर है ना, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, क्या हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, चाहे वो लेजिस्लेचर काउंसिल का मेंबर हो, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, और चाहे वो किसका हो, राज्यसभा का मेंबर हो, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे कुछ चीजें होती, अगर देखो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत यदि हटाया जा रहा है तो इसका निर्णय कौन लेगा, इसका निर्णय लेगा पूरा राष्ट्रपति। क्या लेगा, राष्ट्रपति। जो कॉन्स्टिट्यूशनली है उनका जो यानी कौन लेगा, वो लेगा आपका राष्ट्रपति। क्या लेगा, राष्ट्रपति। और यानी इन माध्यम से किसी चीज से हटाया जा रहा है तो वो निर्णय किसका होगा, वो निर्णय होगा लोकसभा का जो सभापति है उसका। और यदि वो राज्यसभा में है, सॉरी लोकसभा में है तो अध्यक्ष का निर्णय होगा, और राज्यसभा में है तो सभापति का होगा, और यदि विधानसभा है तो अध्यक्ष का होगा, और विधान परिषद है तो सभापति का होगा। ये चीज समझ में आई? ठीक, तो ये चीज अपन ने देख ली। और अगली चीज है, अगली चीज जो है वो क्या है, वो है भैया आपकी विधानसभा। क्या है, विधानसभा, जिसे बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे लोकप्रिय सदन कहा जाता, निम्न सदन कहा जाता। हाँ,
देखो एक चीज नहीं बताई कि वो मैं कल शायद बता चुका था कि इन लोगों का जो इलेक्शन होता है ना, क्या होता, इन लोगों का जो इलेक्शन होता है किसका, जो लेजिस्लेचर काउंसिल के व्यक्ति हैं उन लोगों का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन होता है कैसा, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं, उस चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, एकल मत संक्रमणीय प्रणाली हिंदी में बोला जाता है, अनुपातक संक्रमणीय इसको होता है, जिसे मुझे हिंदी में नहीं पता लेकिन इंग्लिश में ये उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम इसमें यूज होता है। ठीक है ना, और इसमें यदि देखो हमने बात की थी कि इलेक्शन में देखो 5/6 मेंबर जो होंगे वो कैसे होंगे, वो निर्वाचित होंगे, उन्हें कौन कौन निर्वाचित करेगा, तो मैंने कल आपको ये बताया था कि 1/3 जो मेंबर आएंगे उनको वो लोकल बॉडी है वो इलेक्ट करेंगी, क्या करेंगी, लोकल बॉडी, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, नगर पंचायत हो गई, तो 1/3 मेंबर यहाँ से आएंगे। फिर मैंने बताया था कि 1/3 मेंबर कहाँ से आएंगे, 1/3 मेंबर आएंगे विधानसभा से, कहाँ से, विधानसभा से। फिर मैंने बताया था कि 1/12 मेंबर जो होंगे वो कहाँ से सिलेक्ट होके आएंगे, वो सिलेक्ट आएंगे ग्रेजुएट, उनको कौन करेगा, ग्रेजुएट लोग यानी, और 1/12 मेंबर जो होंगे उनको कौन करेगा, उनको करेंगे जो शिक्षक, क्या करेंगे, शिक्षक। ये तो हो गई 5/6 की बात। और जो रिमेनिंग बचा हुआ है ना 1/6, वो कौन करेगा, राज्यपाल, क्या करेगा, राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेगा, किसके आधार पर, मैंने कला संस्कृति और ये क्या नाम से समाज सेवा, इन सब चीजों के बारे में मैंने कल ये बताया था। ठीक है ना, तो मैंने इसके चुनाव के बारे में, सदस्यों के बारे में, हटाने की प्रक्रिया, विधान परिषद के बारे में जितनी भी नॉलेज थी वो सारी चीजें आपको दे दी। ठीक है ना, अब देखो विधानसभा, विधानसभा की बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता, इसे नाम से जाना जाता, इसे नाम से जाना जाता जिसे क्या बोलते, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता, क्या, लोकप्रिय सदन कहा जाता। और इसे किस नाम से जाना जाता, इसे जाना जाता है निम्न सदन, क्या बोला जाता, निम्न सदन, निम्न सदन। निम्न सदन के साथ साथ इसे और अन्य नामों से जाना जाता, कौन कौन सा, जैसे ये जो सदन होता है ना, उत्तरदायी सदन होता है, क्या होता, उत्तरदायी सदन होता, रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी सदन होता है, उत्तरदायी सदन होता है। ठीक है, और उत्तरदायी इसलिए होता है कि लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ने, और जो वो लोग जो इलेक्टेड होते हैं वो कैसे होते, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लोग वोट नहीं करते उसमें। ठीक है, ठीक, तो देखोगे तो विधानसभा, राज्य विधानमंडल को लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि इसका चुनाव जो है ना वो कैसे होता है, सीधे जनता के द्वारा होता है। इसे निम्न सदन और सामान्य सभा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में कहा गया कि इसकी संरचना कैसी, इसके बारे में कहा गया इसकी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 170 में इसकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है कि देखो कि इसमें कम से कम कितने होंगे, 60 सदन हो, 60 सदस्य होंगे, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 ही होंगे, कई राज्य ऐसे हैं, जैसे मैं बताऊं तो, जैसे कि क्या नाम से, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, जिनकी सीटें क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आदि राज्य क्या है, इसके अपवाद हैं। ठीक है, अब देखो वर्तमान में यदि बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल जो है ना, कुल संख्या विधानसभा में कितनी है, वो है बेटा कितनी, 403। अब ये भी मैंने बताया होगा कि उत्तराखंड के गठन से पूर्व
यानी वो कितनी थी, वो थी 425। यानी 13 जिलों को अलग कर दिया गया था और 13 जिलों को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण हुआ था जिसको नाम बोला गया था उस समय उत्तरांचल। क्या बोला गया था? उत्तरांचल। यदि हम बात करें कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी क्या कर सकता है, इसे डिसॉल्व कर सकता है। इसकी जानकारी आपको मिलेगी अनुच्छेद 172। वो किसमें 172 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति के पास एक डिस्क्रेशनरी पावर है। क्या है? एक विशेष अधिकार शक्ति है। इस विशेष अधिकार शक्ति में वो व्यक्ति क्या इसको सबडक्ट कर सकता, क्या कर सकता? सबडक्ट। वो किस कंडीशन में करेगा? वो उस कंडीशन में करेगा कि जैसे यानी अगर मेजोरिटी, यहाँ जो पार्टी मेजोरिटी में होगी ना वो ही रूल करेगी। क्या है? यानी वही पार्टी रूल करेगी जो पार्टी क्या है, मेजोरिटी में है। अगर मेजोरिटी लूज हुई तो ये क्या करेगा, अगर देखोगे तो पहले जो राज्यपाल है वो फ्लोर टेस्ट कराएगा। क्या कराएगा? फ्लोर टेस्ट कराएगा। आफ्टर फ्लोर टेस्ट उसे दिखता है कि लग रहा है, उसकी डिस्क्रेशनरी पावर में दिख रहा है कि यदि कोई व्यक्ति, इनके पास कोई मेजोरिटी नहीं है, वो बोलेगा, ऑटोमेटिकली बोल देगा कि इसे डिसॉल्व कर दो, आपके पास क्या नहीं है, मेजोरिटी। तो इनका जो 5 साल का कार्यकाल है ना वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बात की गई है। ठीक है। इसके बाद की गई है योग्यताएं। कि योग्यताओं में बात क्या की गई है, कि योग्यताओं में बात की गई है कि उसे क्या होना चाहिए, हु आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। और उसकी जो एज है ना, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए, देखो इसे अगर बोलें तो एमएलए बोलते, क्या बोलते, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए आपकी आयु कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। और वही एमएलसी बनने के लिए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल का अगर मेंबर बनना है उसे, तो वहां कितनी होती है, वहां होती है 30 वर्ष। क्या होती, 30 वर्ष। और उसे किसी लाभ के पद पर ना आसीन ना होना चाहिए। अब देखो, अब ये लाभ का पद है क्या, यानी व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, यानी लाभ का पद है क्या? अरे भैया, लाभ का पद कुछ नहीं है ना। संविधान में लाभ के पद के बारे में कोई चीज परिभाषित है कि ये चीज लाभ का पद है, समझ में आ रहा? यानी लाभ के पद को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। एक चीज समझ में आई, यानी लाभ के पद की परिभाषा संविधान में नहीं है। ठीक, ये चीज तो लाभ का पद है क्या, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस सर्व ना कर रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति है कि सपोज करो जैसे कि एक व्यक्ति है वो गवर्नमेंट टीचर भी है, और गवर्नमेंट टीचर है तो गवर्नमेंट की एड से ही तो है। क्या है, एक व्यक्ति को गवर्नमेंट 2 बार एड नहीं दे सकती, क्योंकि ये व्यक्ति जब वो मेंबर चुनने आ जाएगा ना तो इससे क्या होगा, यहाँ से भी पैसा मिलेगा, तो डबल एड नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा? इस तो यानी 2 बार पैसा नहीं मिलेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अगली चीज देखोगे तो इनके निर्वाचन की बात करें तो इनका निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और वो होता है एडल्ट फ्रेंचाइज की, जिसे बोलते हैं वयस्क मताधिकार। यानी जो व्यक्ति भारत में रहने वाला है और भारत के इलेक्टोरल रोल में उसका नाम है और उसकी एज 18 ईयर ओल्ड हो चुकी है, तो वो क्या कर सकता है, भारत में क्या कर सकता, यानी वोट कर सकता है। क्या कर सकता, वोट कर सकता है। ये चीज समझ में आई? अब देखोगे और देखो पहले जो थी ना वो से ये बात की जाती है अनुच्छेद 326 में 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसे 18 वर्ष किया गया। ठीक है, इससे पहले ये कितनी थी, 21 वर्ष। कितनी थी पहले, ये जो थी ना वोट डालने की आयु वो थी कितनी, 21 वर्ष। इससे पहले उसे 18 वर्ष कर दिया गया। समझ में आ रहा? अब देखो विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 178 में किया गया है। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों
में सामान्य बहुमत से किया जाता है। समझ में आ रहा? अब देखोगे कि जैसे यहाँ जिसके जैसे बाहर, अब ये हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिलेंगी? 403। कितनी? 403 सीटें मिलेंगी। यदि जिसके पास, यानी अगर जीतने के बाद देखा जाए तो जीतने के बाद इसे कितनी वोट चाहिए? यानी सिंपल मेजोरिटी का मतलब है 50%, मोर देन 50%। तो इसे कितना चाहिए? इसके पास यदि 202 सीटें आ गई तो ये क्या बन जाएगा? विधानसभा का क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। वो विधानसभा की शक्तियां क्या हैं? विधानसभा की शक्ति ये है कि विधानसभा क्या बनाएगी? राज्य के लिए कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। यदि देखो आपसे ये पूछा जाए कि देश में सबसे, यानी ऊपर कानून बनाने की संस्था कौन है, तो वो है बेटा हमारी पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। वहीं राज्य के तौर पर बात की जाए तो वो कौन मिलेगी? वो मिलेगी हमारी, जिसे क्या बोलते, वो मिलेगी आपकी विधानसभा। क्या मिलेगी? विधानसभा। तो विधानसभा जो रहेगी वो क्या मिलेगी? वो मिलेगी आपकी कानून बनाने की सर्वोच्च ऊंची संस्था है राज्य स्तर पर। देखो, यानी यदि बात करें तो देखो, जो लोकसभा के पास पावर होती है ना, जो लोकसभा के पास स्पेशल पावर होती है ना, वो ही पावर किसके पास होती है? वही स्पेशल पावर होती है किसके पास? यानी विधानसभा के पास। कोई धन विधेयक है, यानी है कि नहीं है, वो किसके पास है पावर? वो विधानसभा के पास है। वो कहाँ भेजा जाएगा? वो विधानसभा में भेजा जाएगा। ठीक है, इसकी बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? 198। अब देखो, लोकसभा का जो अध्यक्ष है क्या है, सॉरी, विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो डिसाइड करेगा। क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज क्या है, एक मतलब कौन सी कोई धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, चलो, ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा आरक्षित सीटों की संख्या ये गलत लिखा है, इसे सुधार लो। देखो, विधानसभा में आरक्षित सीटों की जो संख्या है वो कुल है बेटा 86। कितनी है? 86। इसे, ठीक है, वो है 86। 86। और बात करें एससी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो कितनी है? वो है बेटा, वो 85 नहीं है, वो है 84। कितनी है? 84। जो है 84 है। यदि हम बात करें ये पूरा डाटा गलत लिखा है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की जो संख्या है ना, वो कितनी है? वो है, वो मिलेगी आपको कितनी? वो मिलेगी आपको 2। कितनी मिलेगी? वो मिलेगी आपको 2। ठीक है। और यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें प्रयागराज जनपद में 11 हैं। 11 नहीं बेटा, कितनी है? 12 है। ठीक है, 12 है। 12। ठीक है। और जबकि सबसे कम विधानसभा की सीटें, ये तो पूरी गलत जानकारी है। ठीक है, ये जो है वो कितनी है? एक नहीं बल्कि कितनी है? 2। ठीक है, ये कुछ अपडेट कर लेना, ये डाटा ये गलत था, इसे सुधार लेना। ठीक। तो हम बात करें उत्तर प्रदेश में, यानी रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है? 86। और वो रिजर्व किस किस के लिए है? तो वो रिजर्व है बेटा, यानी एससी एसटी के लिए। कितनी? एससी एसटी के लिए। तो एससी प्लस एसटी के लिए कितनी है? तो वो है कितनी? 86। और एससी के लिए केवल कितनी है? तो एससी के लिए है 84। और एसटी के लिए कितनी है? 2। और यानी हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में सर्वाधिक क्या मिलेंगी? सीटें। प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो इसे जनसंख्या कितनी? 2। श्रावस्ती में कितनी मिलेंगी? 2। ये जो है ना, क्या है? सर्वाधिक, सर्वाधिक और
श्रावस्ती में क्या मिलेगी, यानी सबसे कम, कितनी, 2, सबसे कम। अब देखो ये पीटी के डायरेक्टली स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, वो है कितनी, 86। वो 84 भी ऑप्शन दे सकता, क्या दे सकता, 84 भी ऑप्शन दे सकता है। तो लेकिन 84 किसके लिए आरक्षित है, ध्यान रखना 84 जो आरक्षित है वो एससी के लिए है, और कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, वो है कितनी, 86। ठीक है, एससी के लिए कितनी है, 2। सर्वाधिक जो सीटें हैं यानी वो कहाँ है, प्रयागराज में, कितनी है, 12। सबसे कम श्रावस्ती में, वो कितनी है, 2। ठीक है, अब ये है कि अब एक 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार लोकसभा में जो देखा होगा 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीटें बुक थी, कितनी, आर्टिकल शायद जो है ना एंग्लो इंडियन के लिए बात की गई थी 331 में, इसे 334 में यहाँ बात की गई थी, यहाँ पे कि यहाँ लोकसभा में कितनी बात की गई थी, 2 सीटें, और विधानसभा में कितनी, 1 सीटों के लिए जो बात की गई थी। इससे क्या है, अनुच्छेद 334 के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो ठीक है, अब बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले जो क्या है, पहले जो है ना अध्यक्ष कौन थे, जिनका नाम है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। अब देखो विधान परिषद का हम बता चुके हैं, विधान परिषद के प्रथम कौन थे, वो थे कौन, चंद्रभान, क्या थे, चंद्रभान, आप पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। और यदि बात करें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार तीन बार अध्यक्ष के पद पर रहे, जिनके नाम क्या है, आत्माराम गोविंद खरे, श्रीपत मिश्र। वहां देखे तो अपन ने कितने व्यक्ति देखे थे, वो 4 व्यक्ति, क्या देखे थे, 4 व्यक्ति। ठीक है, और बात करें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में के ऐसे अध्यक्ष जिन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी प्राप्त हुआ, उनके नाम क्या है। ठीक है, विधानसभा के ये अध्यक्ष भी बने और साथ में क्या बने, मुख्यमंत्री। जैसे कौन कौन है, श्री बनारसी दास और श्रीपति, देखो क्या, मिश्र। तो ये 2, ठीक है, ये बात हो गई, ये पुरुषोत्तम दास टंडन की बात हो गई है। आपको आपका होमवर्क है, आपको वर्तमान में बताना है कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, ये बताना है। और आपको बताना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आपकी ड्यूटी है कि आपको देखो कौन कौन से 2 सवाल दिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और दूसरा क्या है, विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। ठीक, तो ये दोनों होमवर्क के आपके क्वेश्चन है, क्या क्या। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो बात आती है राज्यपाल, क्या है, ये होमवर्क में लिख लेना आपका, क्या क्या बताया। वर्तमान में वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष कौन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सभापति कौन है। ठीक है, ये आपके होमवर्क के सवाल है।
इसके बाद यदि बात करें तो अगला जो है वो है गवर्नर। क्या है? गवर्नर। मैंने आपको कल क्या बताया था कि विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, ये तीनों पार्ट किसके हैं? वो पार्ट है विधानमंडल के। क्या है? विधानमंडल। विधान और मंडल, मंडल बोलते हैं किसी समूह को, तो विधि बनाने के लिए जो मंडल की समूह है ना, तो क्या है वो विधानमंडल में कौन कौन व्यक्ति, तो मैंने बताया लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेचर क्या होगा? काउंसिल होगा, और इसमें क्या होगा? गवर्नर होगा। ठीक है। देखो, केंद्र के राष्ट्रपति के समान ही राज्यों में क्या है, ये राज्य अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। लेकिन हाँ, इतनी याद रखना कि इसका चुनाव नहीं होता। क्या नहीं होता? चुनाव नहीं होता। एक संवैधानिक पद है। क्या है? एक संवैधानिक पद है। यानी केंद्र के राष्ट्रपति के समान ही राज्यों के लिए राज्य अध्यक्ष, जैसे अब देखोगे तो इसमें आपको दो प्रकार के रूलर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो प्रकार के रूलर मिलेंगे। यदि एक होता है नाम मात्र का, क्या होता? एक होगा नाम मात्र का, एक होगा रियल हेड। क्या होगा? रियल हेड। ठीक है। तो ठीक है। तो यदि हम बात करें, यहाँ कहाँ है, ये तो आपका होमवर्क हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें कि दो प्रकार के रूलर मिलेंगे, तो देखो कौन कौन से रूलर होंगे। अब देखो, एक होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रमुख होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है? वो सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है। अब इनको नाम जो दिए जाते हैं, उनके नाम देखो कौन कौन से नाम है। देखो, जैसे इन्हें बोला जाता, हेड की बात करें, हेड, हेड का मतलब होता है प्रमुख। क्या होता? प्रमुख। अब प्रमुख की बात करें तो ये रूलर होंगे। एक जो होगा डीज्यूर बोलते, क्या बोलते? डीजूर। डी, इसे इन्हें जैसे बात करें तो यहाँ पे कौन है? यहाँ मैं मान लेता हूँ राष्ट्रपति, और साथ में मैं क्या ले रहा हूँ? राज्यपाल। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्रधानमंत्री, और यहाँ ले रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री। यदि राज्य लेवल की बात की जाए तो वो मिलेगा, यानी देश पे बात की जाए तो मिलेगा राष्ट्रपति, देश का जो प्रमुख है। और राज्य का प्रमुख कौन मिलेगा? वो मिलेगा राज्यपाल। और देश में जो प्रमुख व्यक्ति है सरकार का, वो प्रधानमंत्री है। और राज्य में कौन है? मुख्यमंत्री। इनके लिए लैटिन भाषा में कुछ वर्ड दिए गए हैं उनका। जैसे एक वर्ड दिया गया है डी ज्यूर। क्या बोलते? डी ज्यूर। ठीक है। इसका, ये लैटिन वर्ड है, इनका मीनिंग होता है, क्या होता? इससे बोलते नॉमिनल हेड। क्या बोलते? एक बात कहें, नॉमिनल हेड, जिसे बोलते नाम मात्र का। क्या बोलते? नाम मात्र का। इसमें एक जो होता है जिसे बोलते डिफेक्टो। क्या बोलते? डिफेक्टो रूलर। डिफेक्टो रूलर। रूलर नहीं लिखना, रूलर ठीक वर्ड नहीं लगेगा। रूल नहीं कर रहा है यहाँ कोई। ठीक है। इसका मतलब होता है रियल हेड। क्या बोलते? रियल हेड, जिसे बोलते, ये वो उसे बोलते नाम मात्र का। क्या बोलते? नाम
मात्र, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? वास्तविक। ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है वो किसका प्रमुख होता है? ये होता है, यदि राष्ट्रपति है तो वो किसका प्रमुख होगा? राष्ट्र का। और राज्यपाल है तो वो किसका होगा? राज्य का प्रमुख होगा। क्या होगा? राज्य का प्रमुख होगा। इस जितने भी काम किए जाएंगे इसके नाम पर होंगे, ठीक है। और ये जो होगा ये किसका होगा? ये जो होगा बात करें तो ये सरकार का प्रमुख कहलाते, क्या होंगे? सरकार का प्रमुख। ये सरकार का प्रमुख व्यक्ति होगा। किसी राष्ट्र से कोई ट्रीटी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन होना है, कुछ भी होना है तो राष्ट्रपति साइन करेगा। राज्य यानी कोई भी चीज जो होनी है राज्य लेवल पर वो कौन करेगा? राज्यपाल। यानी प्रधानमंत्री जो देखेगा वो सरकार का प्रमुख है। किस व्यक्ति को कौन सा पोर्टफोलियो देना है वो कौन डिसाइड करेगा? केंद्र लेवल पर प्रधानमंत्री और राज्य लेवल पर मुख्यमंत्री। तो मैंने आपको क्या है ये चीजें बता दी कि डीजू रूलर जो होता है वो नाम मात्र का एक हेड होता है, ठीक है। और डिफेक्टो रूलर जो होता है वो वास्तविक शक्तियां होती हैं। समझ में आ रहा ये चीज है, ठीक। तो इसके बाद देखो राज्यपाल, तो मैंने आपको क्या बता दिया इसके बारे में। देखो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जिस प्रकार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता क्या है? देश का प्रथम व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है? वो होता है कौन? राष्ट्रपति। और राज्य का प्रमुख व्यक्ति कौन होगा? यानी प्रथम नागरिक कौन होगा? वो होगा राज्यपाल। और ये संवैधानिक हेड होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलते इसे। क्या बोलते? इसे कॉन्स्टिट्यूशनली हेड बोलते, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है। जिसे क्या बोलते? इसे बोले तो इसे डीज्यू रूलर, क्या बोलते? डी जियो। जैसे नॉमिनल हेड बोलते, क्या बोलते? नॉमिनल हेड, ठीक है। ये चीज हम बता चुके हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई। अब देखो ये बात जो है एक ये प्रारंभ में की गई थी। क्या बात की गई थी? अनुच्छेद 153 के तहत बात की गई थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन ये इसको बदल दिया गया था 7वें संविधान संशोधन किसके, यानी 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत ये बात कही गई थी कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता, 2 से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता? राज्यपाल हो सकता है। ये बात कब बदल दी गई थी? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इसमें सुधार लाया गया था कि प्रत्येक राज्य का जो यानी जो प्रत्येक राज्य के साथ साथ वो व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है? राज्यपाल। क्या बन सकता? एक से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है? राज्यपाल। अब एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन जाएगा तो इनकी सैलरी का भी रेशियो देखो। जैसे ये जो कहाँ अगर देखा जाए तो वर्तमान में आनंदीबेन पटेल है ना, तो आनंदीबेन पटेल ने कई मतलब कुछ समय तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्या है, यानी दोनों प्रदेशों के लिए एक ही राज्यपाल थी, ठीक है। तो इनका जो सैलरी का रेशियो होता है ना वो ये राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों को बता दिया जाता है कि इतना रेशियो आप दोगे, इतना रेशियो ये देंगे, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद किसमें बात की गई? 155 में बात की गई। इसका जो राज्य के यानी शपथ ग्रहण का काम कराता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कराई जाती है। इसकी पदावधि के बारे में बात करें तो इसकी पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है, ठीक है।
परंतु ये जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। जब तक यानी राष्ट्रपति, लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का मन कर रहा है आज ही हटा दे रहा है। ये बिना मंत्री परिषद, क्या है, बिना कैबिनेट के ये कुछ नहीं होता। जो भी राष्ट्रपति जो काम करता है वो किसके यानी उसके मतलब किसकी सलाह पे काम करता है? राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन अपनी पर उससे नहीं लेता, सेल्फ डिसीजन। वो उसके जो डिसीजन होते हैं वो कैबिनेट के डिसीजन के आधार पर ही डिसीजन लेता है। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है। ये बात कहाँ की गई? 156 में बात की गई है। अब देखो इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाती है। तो क्वालिफिकेशन में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है? अब देखो, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। और बात की जाती है कि उसकी आयु कितनी हो चुकी हो, यानी 35 वर्ष की हो चुकी हो, और किसी वो लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। और बात की जाती है कि राज्यपाल संसद या विधानसभा का क्या ना हो, सदस्य। और एक बात और की जाती है कि जिस यहाँ का राज्यपाल है ना, जिस राज्य का वो व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति, ये भी 7वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई कि जो व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जन्मा है तो वो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं होगा। समझ में आ रहा? ये चीजें हैं। ठीक है ना? और हम बात करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरोजिनी नायडू जो है ना, उत्तर प्रदेश में क्या है, बात करें तो प्रथम महिला राज्यपाल थी। क्या है? प्रथम राज्यपाल थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है। और बात करें तो भारत की भी पहली महिला राज्यपाल है कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है। तो ये कुछ हमने डिफेक्टो और डीजू रूलर के बारे में कुछ बात कर ली। उत्तर प्रदेश को बोला जाए तो प्रारंभ में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। ये आपको जब आप इसके अंदर नामकरण के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे कि उसका नाम 1927 तक ये था, 37 तक ये था और 22 तक ये था। तो इन सब चीज़ों को आप वहाँ पढ़ोगे। ठीक है। तो बात की जाती है कि देखो, यानी सन 1921 में संयुक्त प्रांत के प्रधान राज्यपाल जो था वो सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर थे। ठीक है। और ये इनका जो समय काल ये है। और 1947 से सरोजिनी नायडू 49 तक ये रही। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का क्या हुआ? गठन हुआ, जिसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। ठीक है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो थे होरम सजीव पेसरो मोदी थे। क्या थे? थे, जिनका यानी अगर ये बात की जा रही काय की, ये बात की जा रही है गणतंत्र, यानी ये स्वतंत्रता की बात नहीं की जा रही है। ये वो व्यक्ति बात की जा रही है कि देखो, स्वतंत्रता तो हमें मिल गई थी कब? यानी 15 जनवरी 1947, लेकिन हम गणतंत्र कब हुए थे? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना? तो ये जो है ना, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो है ना, जो होरम सजी पेसरो मोदी, क्या है? होरम सजी पेसरो मोदी हैं, जो वो यानी गणतंत्र भारत में या बोले तो जब उत्तर प्रदेश में यानी गणतंत्र भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में बनने वाले प्रथम राज्यपाल जो है उनका नाम क्या है? वो है आपका होरम सजी और पेरोसो मोदी। ठीक है ना? फिर बात करें तो उत्तर प्रदेश मोहम्मद शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक क्या राज्यपाल। कार्यवाहक वो होता है कि जब कोई ना हो तो उस तौर पर। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल क्या है? ये क्या है? ये हैं भैया अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। अभी बात करें तो देखो, अब एक होती कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी, जिसे बोले तो जिसे बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। क्या बोला जाता? राष्ट्रपति शासन। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार 10 बार राष्ट्रपति शासन क्या है? 10 बार से अधिक बार क्या लग चुका? राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब देखो,
ये तो हम, और राज्यपाल को इसलिए रखा जाता कि वो क्या देख रेख करता है केंद्र के द्वारा, कि यदि देखो यानी जो सरकार है ना, यदि वो सरकार आर्टिकल देखोगे तो बात की जाती है 365 और 356 में, ठीक है ना, कि यदि देखो अगर कोई राज्य कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी के हिसाब से स्टेट को रन नहीं कर रहा है तो यानी राज्यपाल के पास एक डिस्क्रेशनरी पावर होती है कि वो राज्य में क्या राष्ट्रपति को सलाह देगा कि यहाँ इस राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी है जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, तो उसमें क्या लग सकता है राष्ट्रपति शासन। ये बात कहाँ किसके आधार पर लग सकता, दो है, एक है आर्टिकल कहाँ, आर्टिकल 356 और एक बात की जाती है आर्टिकल 365, इनके आधार पर लग जाता। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखोगे तो उत्तर प्रदेश में क्या यानी राज्यपाल है, तो देखो पहले राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल देखो तो कौन है। अब 1922 के पहले के नहीं है, मैंने जो लिखे हैं स्वतंत्र भारत के लिखे हैं। क्या है ये जो लिखे हैं यहाँ पर, वो स्वतंत्र भारत के लिखे हैं। ठीक है, 1947 से लेकर अब तक के। ठीक है, अब देखो उसमें रामनायक के बाद आपको नहीं मिलेगा, रामनायक के बाद इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमने आपको नंदीबेन पटेल बता चुके हैं। अभी देखो पिछली स्लाइड में लिखा होगा कि 29 जुलाई 2019, तो यहाँ लिखना चाहो क्या लिख देना, 29 जुलाई 2019 से कौन है, आनंदीबेन पटेल बनी थी। ठीक, 29 की जगह 28 लिख देना है। 28 जुलाई 2019। ठीक है, अब देखोगे इसके अंदर यदि हम बात करें तो सरोजिनी नायडू का जो कार्यकाल है, कई बार जो होता है ना कि इनके उत्तर प्रदेश परीक्षा में ट्रेंड रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का राज्यपाल रहा है, तो एक बार नजर मान लेना कि कौन कौन रहा है, किनका कार्यकाल कौन से कितने नंबर का था। ठीक है, देखो इन कार्यवाहक जैसे शांति, यहाँ देखो ये कार्य विधु भूषण मलिक की बात की जा रही है, ये कार्यवाहक है। शशिकांत वर्मा, मोहम्मद शफी कुरैशी, ठीक है, मोहम्मद शफी कुरैशी, ये और सुदर्शन अग्रवाल। अब इसमें से हमने आपको कितने, ये 4-5 व्यक्तियों के नाम वो बता दिए। ये 4-5 व्यक्ति हैं, देखो एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ही व्यक्ति है, एक ये हो गए, कितने हैं, 2 और ये 3, यहाँ 4। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा उत्तर प्रदेश परीक्षा में, वो बोल देगा कि निम्न में से कौन सा राज्यपाल है जिसने कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं किया, किया नहीं किया। तो अगर नहीं किया तो देखो आपको 3 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, इनमें से एक कोई गायब होगा। समझ में आ रहा, तो ये बात की जा रही है। ठीक, फिर बात की जाए तो इस तरीके से इनको क्या है, एक बार इन पर नजर मान लेना। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई है राज्यपालों की बात। ठीक, अब हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें। तो देखो उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था कि लोकसभा की कल ये शायद मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, वो है 80। क्या है, जो कैसी हैं, सर्वाधिक। और उत्तर प्रदेश में जो 17 सीटें हैं ना, वो एससी के लिए रिजर्व की गई हैं। और एक ध्यान रखना, एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं की गई है।
बल्कि विधानसभा में ध्यान रखना कि 86 में से 84 सीटें कहाँ हैं एससी के लिए, 2 चीजें किसके लिए, एसटी के लिए। और यदि हम बात करें कि यानी राज्यसभा, कहाँ, राज्यसभा, तो राज्यसभा में यानी उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश जिसे क्या बोलेंगे तो राज्य सभा के लिए कितनी सीटें हैं, ये राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं, ठीक है। इनमें किसी ना एससी के लिए रिजर्वेशन है ना एसटी के लिए रिजर्वेशन है। लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना, एससी एंड एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है काय में, राज्यसभा की सीटों में। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो यानी संसदीय क्षेत्र है वो गाजियाबाद है, और सबसे छोटा जो है वो क्या है, बागपत। क्या है, बागपत, ठीक है ना, ये बात की गई, ठीक, ये बात हो गई है। अब बात की जा रही है, देखो हम आपको क्या बता चुके, एक होता है सरकार का प्रमुख, एक होता है राज्य का प्रमुख। राज्य के प्रमुख के बारे में हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं यानी सरकार के प्रमुख। देखो ये जो होता है ना वो क्या है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। कार्यपालिका में 2 प्रमुख, कार्यपालिका में एक नॉमिनल हेड है और एक रियल हेड है, ठीक है। नॉमिनल हेड कौन है, राज्यपाल, और रियल हेड कौन है, जिसका नाम है, मैं बता ही चुका आपको, कौन है, मुख्यमंत्री। और इसे कार्य एवं उत्तरदायित्व के आधार पर प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जाता। जिस प्रकार से केंद्र में कौन मिलेगा, वो मिलेगा आपको प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहीं राज्य के तौर पर किसकी मिलेगी, वो मिलेगी मुख्यमंत्री की। विधानसभा में बहुमत दल का नेता क्या बनता है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, और मंत्री परिषद की अध्यक्षता भी करता है। क्या, मंत्री परिषद की अध्यक्षता भी करता है। अनुच्छेद 164 के तहत बात की गई है कि क्या बात की जाती है कि यानी जो यानी राज्यपाल है ना, वो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा, वो नियुक्ति करेगा किसकी, वो नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री की। और बात की जाती है कि उसकी सलाह के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। जिस प्रकार से बात की जाती है आर्टिकल कितने, 74 और 75 में, कि देखो 74-75 में बात की जाती है किसकी, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, वो बात की जाती है राष्ट्रपति करेगा, और उसकी वही सलाह, और फिर बात की जाती कि 74 में बात की जाती कि उनके जो मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाएगी वो किसकी सलाह पर की जाएगी, वो की जाएगी प्रधानमंत्री की सलाह पर। सेम यहाँ है वही चीज, ठीक है ना, कि यहाँ जो मंत्रियों की नियुक्ति होगी ना वो किसकी, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही होगी। किसकी, देखो यहाँ लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है उसकी सलाह पर। उसकी सलाह का मतलब है मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, उन्हें पद एवं गोपनीयता की क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, ठीक है। फिर है मंत्रीगण, मिनिस्टर, क्या है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या है, पद का धारण करेंगे। क्या है, यानी जो मिनिस्टर है ना वो किसके धारण करेंगे, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद का क्या करेंगे, धारण करेंगे। अगर बात की जाए तो ये पूरी बात की जाती है। अब वहीं अगर कैबिनेट की बात की जाएगी, क्या है, ये तो पूरे मंत्री है, मंत्रीगण, मिनिस्टर। और वहीं अगर कैबिनेट की बात की जाए तो कैबिनेट जो होती है, ये मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना वो पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल होते, किसके लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके, यानी वो सलाह किसे देंगे, वो सलाह पूरे कलेक्टिवली, जो मंत्रीगण कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यपाल के लिए, और कलेक्टिवली मंत्री परिषद जो है ना वो किसके लिए होती, इसी प्रकार राष्ट्रपति के लिए। वहीं अगर व्यक्तिगत तौर पर रिस्पॉन्सिबल होती है वो किसके लिए होती, वो होती है भैया अपनी, किसके लिए, वो होती है आपका जो व्यक्ति है, अगर केंद्र में है तो प्रधानमंत्री और राज्य में है तो क्या होगा, वो होगा मुख्यमंत्री।
अब देखो, नारायण दत्त तिवारी एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो क्या, यानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कहाँ के, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बने। ठीक है, इनकी बात की जा रही है। और चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ क्या बने, बाद में प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के तीन राजनीतिक ऐसे हैं यानी तीन राजनीतिक ऐसे हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर क्या हुए, आसीन। जैसे चंद्रभानु गुप्त और नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव। ठीक है, ये है। और बात करें और सुश्री मायावती जो जी ये है, तो इनका क्या, वो क्या है, 4 बार मुख्यमंत्री। अब देखो, भले छोटे समय के लिए इनके कार्यकाल यदि हम देखें तो पता चल रहा है कि कोई कम समय के लिए बन रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे युवा जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे, अखिलेश यादव। क्या बने थे, अखिलेश यादव। ठीक है, अब देखोगे तो ये बात की जा रही है कि गोविंद वल्लभ पंत सबसे पहले मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। ठीक है, 1950 से 1954। फिर इसके बाद संपूर्णानंद बने 1954 से 1960। फिर चंद्रभानु गुप्ता कब बने, 1960 से 63। और सुचेता कृपलानी, देखो पहली महिला जो है ना, क्या है, वो पहली महिला, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से। वो कांग्रेस से बनी 1963 से 1967। फिर वे चंद्रभानु गुप्ता दोबारा बने 1967 से। अब देखो, ये मार्च में बने और अप्रैल में, ये लगभग इनका कार्यकाल क्या न रहता है, यानी 17 दिन का, ये 19 दिन का कार्यकाल ही रहता है। फिर ये चरण सिंह बने तो 1967 से 68, पूरा 1 साल टेन्योर इनका। अनस्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो क्या नहीं होगा, विकास नहीं होगा। अगर मैं बात करूं किसी राज्य के विकास के पीछे ये होता कि इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई 1 साल के अंदर, जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो क्या कर देगी, खत्म। देखो, ये जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। फिर देखो, उत्तर प्रदेश में पहली बार क्या लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया। ठीक है, 1 साल के लिए। फिर देखो, चंद्रभानु गुप्त क्या बन गए, फिर 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गए। फिर चरण सिंह, फिर ये देखो पूरा यहाँ फरवरी में, अक्टूबर में बहुत अनस्टेबल गवर्नमेंट रही। फिर 1 अक्टूबर में दोबारा सरकार, 18 अक्टूबर में तक प्रेसिडेंट रूल लगा। फिर भानुमोहन सिंह फिर बने 1977-71। कोई 5 साल सरकार ही नहीं चल रही है, देख रहे हो। अगर कोई 5 साल, ये देखो जरूर संपूर्णानंद की सरकार 54 से 60 तक चली। फिर देखा जाए तो ये 3 साल सरकार चली, ये 4 साल सरकार चली। फिर ये सरकार 1 साल ही नहीं चल रही है क्या, ये पूरी सरकारें 1 साल नहीं चल रही हैं। अगर संपूर्णानंद वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने फुल टेन्योर यानी सरकार चलाई। ठीक है, और यहाँ गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, ए और फिर बात करें तो कमलापति त्रिपाठी, इनका देखो 2 साल सरकार चली। फिर देखो, फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया, जो हेमवती जी बहू गोड़ा आ गए, इनकी सरकार भी 2 साल चली। फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया। नारायण दत्त तिवारी आए, इनकी सरकार भी 1 साल चली। फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया। राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने जनता दल पार्टी से, देखो ये सरकार भी 2 साल चली। फिर बनवारी दास बने, फिर देखोगे तो ये सरकार भी 1 साल चली। फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया। फिर वीपी सिंह की सरकार आई, फिर 2 साल तक क्या, यानी ये क्या चला, 2 साल तक ये सरकार चलाई। फिर देखा जाए श्रीपति मिश्रा आए तो इन्होंने 2 साल सरकार चलाई। नारायण दत्त तिवारी आए तो 1 साल सरकार चलाई। और वीर बहादुर सिंह आए तो इन्होंने 85 से 88 3 साल सरकार चलाई। नारायण दत्त तिवारी आए तो इन्होंने 88 से 89 1 साल सरकार चलाई। मुलायम सिंह यादव आए 1989 से 91, यानी इन्होंने 2 साल सरकार चलाई। फिर कल्याण सिंह आए तो देखो 1991 से 92 सरकार आई। ठीक है, फिर देखोगे फिर प्रेसिडेंट रूल लगा 1993 से 95, यानी ये 2 साल सरकार चलाई। फिर मायावती की सरकार देखोगे तो ये पूरा, आप यदि आप यहाँ से देखो संपूर्णानंद के बाद
यानी 1995 तक किसी ने 5 साल सरकार ही नहीं चला पाई। फिर मायावती देखो, फिर दोबारा मायावती आएंगी, प्रेसिडेंट रूल लग गया, फिर मायावती आई 1997, फिर कल्याण सिंह है 2 साल सरकार चलाई, राम प्रकाश गुप्ता है 1999 से 2000 1 साल सरकार चलाई, फिर राजनाथ सिंह ने देखो 2002 सरकार चलाई 2 साल तक, फिर मायावती ने 2002 में फिर सरकार बनाई, 2003 तक सरकार चलाई, फिर देखो मुलायम सिंह यादव जो आए, इन्होंने पूरा टेन्योर सरकार चलाई, क्या पूरा टेन्योर सरकार चलाई, ठीक है। मुलायम सिंह यादव ये पहले व्यक्ति हैं यहाँ से संपूर्णानंद के बाद 2003 में जिन्होंने पूरी सरकार चलाई, फिर मायावती पूरी सरकार चलाएंगी, फिर देखोगे तो स्टेबिलिटी आ चुकी है, क्या है स्टेबिलिटी आ चुकी है 17, और देखो फिर आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ तो फिर ये अभी चल ही रही है, ठीक है। तो ये चीज देख रहे हो, उत्तर प्रदेश के कहीं विकास के पीछे ये भी चीज छिपी हुई है, क्या है ये भी चीज छिपी हुई है, क्या चीज छिपी हुई है, वो चीज ये है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या नहीं रही, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं रही, इसका भी एक विकास का यानी पिछड़ापन का कारण है। यानी देखो सरकार स्टेबल रहेगी तो कोई नीतियां भी चला पाएगी, चाहे किसी भी गवर्नमेंट की सरकार हो, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है, वो बात की जा रही है आपकी मंत्रिपरिषद की, किसकी, मंत्रिपरिषद की। देखो अनुच्छेद 163 में बात की गई है, राज्यपाल की सहायता के और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, वो होगा मुख्यमंत्री। वही 164 में बात क्या की गई है, वही 164 में बात की जाती है कि भैया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और राज्यपाल को सलाह देगा कौन, मुख्यमंत्री, उसके द्वारा अन्य मंत्रियों की क्या की जाएगी, नियुक्ति। वही आर्टिकल 74 में बात की जाती है कि राष्ट्रपति की कार्य सहायता परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। वही आर्टिकल 75 में बात की जाती है कि यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सहायता या सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, वो आर्टिकल 75 ध्यान रखो, ठीक है। और सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद का जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है, और ये प्रैक्टिकली है, क्या है, इससे अवधि क्या हो, यानी देखो ये डिपेंड करता है कि कब तक इनके पास मेजोरिटी है। वैसे इनका टाइम पीरियड 5 साल होता है, अगर इनका टाइम पीरियड इन्होंने मेजोरिटी बीच में लूज की, उसी समय खत्म, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है, यानी मंत्रिपरिषद ये सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं, ये जो होते हैं कैबिनेट मंत्री, ये सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं, ठीक है। इनकी बात यदि की गई है, अगर संविधान में यदि बात करें तो कैबिनेट मंत्रियों की बात की गई है, केंद्रीय वो आर्टिकल कहाँ, वो आर्टिकल 352 में बात की गई है, कहाँ 352 में बात की गई है, ठीक है। अब बात की जाती, अब देखो क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं ना कि मंत्री परिषद जो बना देते, बहुत लंबी चौड़ी बना देते थे, ठीक है। अब देखोगे तो इसके लिए रोकने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, क्या आया था, एक 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके द्वारा नंबर ऑफ मिनिस्टर की सीलिंग लगा दी गई थी, क्या लगा दी गई थी, ये 2003 में, याद रखना ये, हाँ 2000 लिख देना, क्या लिखना, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा सीलिंग लगा दी गई थी कि
कितने, यानी 15% से कुल स्ट्रेंथ का 15% से अधिक क्या नहीं बन सकते, वो मंत्री नहीं बन सकते। क्योंकि क्या होता था कि ये एक तरीके से लालच थी, क्या थी, लालच थी कि हम तुम्हें मंत्री बना देंगे, तुम हम आ जाओ, इस फलाना ढिकाना बहुत सारे पोर्टफोलियो बना दिए, जिससे क्या होता था, सरकार का नुकसान होता था। क्या होता था, सरकार का नुकसान होता था और आसानी से सरकार बन जाती थी लालच में। ठीक है, इसलिए इसमें क्या लगा दी गई, यानी कि ये मंत्री परिषद ये जो मंत्री परिषद है ना, इसका साइज कितना होगा, वो होगा केवल 15% टोटल स्ट्रेंथ का। लेकिन वहीं दिल्ली के केस में अगर बात करें तो दिल्ली एक क्या है, एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन में क्या लिख देना, दिल्ली, दिल्ली का जो साइज की बात की गई है वो 10% की बात की गई है। ठीक है, इसमें कौन कौन होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है ना, ये जो है ना कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्री होते, उससे जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते, जो 22 मिनिस्टर होते हैं वो इन्हें सलाह देते हैं, ये इन्हें सलाह देते हैं, ऐसा सिस्टम चलता है। समझ में आ रहा। और ये पूरी जो कैबिनेट है ना, क्या है, यानी जो मंत्री परिषद है ना, जो मंत्री परिषद बनाई जाती है वो किसके, राज्यपाल के लिए पूरी, यानी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, राज्यपाल के लिए। और व्यक्तिगत जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है चीफ मिनिस्टर के लिए। यदि आपने चीफ मिनिस्टर के हिसाब से काम नहीं किया तो ये चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, उस व्यक्ति को मंत्री पद से हटवा सकता है राज्यपाल के द्वारा। अगर देखो यदि पूरी मंत्री परिषद ही किसके हिसाब से काम नहीं कर रही है, राष्ट्रपति के, तो वो बोलेगा कि हटो। समझ में आ रहा, ये तरीका है। ये चीज समझ में आई कि नहीं। और जो राज्य मंत्री परिषद है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देखती, लेजिस्लेचर। देखो अगर देखा जाए तो मैंने कल क्या बताया था कि यही जो सर, यानी जो लेजिस्लेचर के लोग हैं ना, यही लोग कहाँ काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, और वास्तविक जो एग्जीक्यूटिव होती है वो मंत्री परिषद ही होती, जिसे कैबिनेट मंत्री बोलते। ये कैबिनेट ही पावरफुल होती है सबसे, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। और अब तक बात करें तो 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1968 से 69, 1 साल के लिए। और कुछ राजनीतिक ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सीट से चुनाव लड़े और देश में क्या बने, प्रधानमंत्री, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद वाला क्षेत्र, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, जो कहाँ, वाराणसी से। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने आपको ये आज जितनी भी चीजें बताई हैं, तो ये जो है ना, ठीक है, ये आज की, ये उत्तर प्रदेश के हमने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जाना। क्या, उत्तर प्रदेश के हमने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जाना। ठीक है, तो ठीक, तो आज हमने जो चीज है ना उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, भली वो जितनी जानकारी हमारे एग्जाम के हिसाब से थी वो जान चुके हैं। यदि आपने देखा होगा, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर लिए हैं तो उनमें आप देखोगे जो सेम पावर लोकसभा की होती है वही पावर होती है विधानसभा की, चाहे फाइनेंस के मैटर में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। समझ में आ रहा। और जो राज्यसभा का रोल है वही सेम टू सेम रूल किसका है, वो ही विधान परिषद का रोल है। ठीक है, बस इसके पास क्या है, विधानसभा लोकसभा को जैसे राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दी गई है। वो पावर कौन कौन सी है, जैसे कि आर्टिकल 312 के तहत लोक सेवाओं का गठन, वो पावर किसे नहीं है, विधान परिषद को। ठीक है, अब बात की गई है कि एक पावर सेम है कि वहाँ जो व्यक्ति है, यानी सभापति, सभापति को हटाने का जो यानी कार्यवाही शुरू होगी उसी सदन से होगी, तो वो भी उनके पास एक क्या है, विशेष अधिकार है। ठीक है ना,
ये सारी चीजें। और आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को एक स्पेशल पावर और मिलती है, राज्यों के लिए क्या बना सकती है, कानून। ऐसी चीजें इस केंद्र के लिए बात करें, राज्य के लिए इतना इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये राज्य में इतनी व्यवस्था इसलिए नहीं की गई कि ये जो है ना, ये सब राज्यों में नहीं है। क्या है जो है ना, यानी लेजिस्लेचर काउंसिल है, वो सभी राज्यों में नहीं है। इसलिए देखोगे इसका जो रोल मिलेगा बहुत कम मिलेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखोगे, राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में देखोगे, तो इसका रोल कहाँ मिलेगा, लिमिटेड रोल मिलेगा। समझ में आ रहा? तो ये हमने आज पढ़ा उत्तर प्रदेश के बारे में, और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जितनी जानकारी थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।